आपकी राय ना, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कभी इतने बेहतर शायद ही रहे हों। भारत ने अमेरिका के साथ बड़ी मिलिट्री डील की है, जिसके तहत अब दोनों देश एक दूसरे का एयरबेस इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन भारत और अमेरिका के इस करार से चीन चिंतित है। बाकायदा उसने धमकी भरे लहजे में कह भी दिया कि इससे भारत अमेरिका का पिछलग्गू घोषित होता है। लेकिन सवाल है कि क्या भारत चीन से पूछकर किसी देश के साथ रिश्ता तय करेगा? अमेरिका के साथ भारत की नजदीकियां लगातार बढ़ रही है। जॉन केरी भारत पधारे हैं तो वहां अमेरिका में मनोहर पर्रिकर का शानदार स्वागत हो रहा है। तो यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, इंडो यूएस वॉर पैक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल मौजूद है। हम आपको बताएं, इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में शामिल होने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी हैं, हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमेट एसडी मुनी। इन सबसे बात करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हमारे साथ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अजय कुमार हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग स्टोरी बिग डिबेट में। इस पूरी बहस को शुरू करें, लेकिन उससे पहले ये हम तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिरकार इंडो यूएस के अग्रीमेंट में क्या खास है, क्यों हम इसकी बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं। दरअसल इस अग्रीमेंट के जरिए एक दूसरे का एयरबेस दोनों ही देश इस्तेमाल कर सकेंगे। लैंड, एयर और नेवल बेस की सप्लाई, रिपेयर और रेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। जो भारत का विमान किसी भी यूएस बेस पर उतर सकता है। साथ ही भारत में यूएस को मिलेगा एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत भी। अभी तक आपको बताएं, यूएस ट्रूप को भारत आने के लिए परमिशन लेनी होती थी। भारत दुनिया का एक बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है और साथ ही देश में ही सोफिस्टिकेटेड वेपन बनाने में भी इससे मदद मिलेगी। और न्यू जनरेशन के वेपन्स को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भी मदद इससे मिल सकती है। कुछ और खास बातों में इस अग्रीमेंट के जरिए एयरक्राफ्ट कैरियर, जेट इंजन और पायलट्स के डिस्प्ले में भी मदद मिलेगी। तो इस अग्रीमेंट में कई खास बातें हैं, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और इसके हर पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक ग्रैंड पैनल मौजूद है। इंट्रोडक्टरी रिमार्क सबसे पहले मैं तमाम अपने मेहमानों से लेना चाहूंगी। प्रफुल्ल बख्शी, सबसे पहले एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिफेंस डील जो हुई है, कई जो इम्पैक्ट हुआ है, जो इसका पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट की अगर बात करें, मानते हैं ये एक माइलस्टोन साबित हो सकता है? देखिए, ये माइलस्टोन जरूर साबित हो सकेगा और होगा, पर अगर हमारी जरा मेमोरी अगर हम उसको थोड़ा कुरेदें तो 1947 में अमेरिका ने हमको प्रपोजल दिया था कि वो एक ऑटोनमस एरिया क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें जॉइंट सपोर्ट एक दूसरे को हो। पर ऑटोनॉमी की बात लेकर इस बात वो अड़ गए और इंडिया ने एग्री नहीं किया था। वो बेंगलोर में चाहते थे, एचएएल के पूरे जोन को वो टेक ओवर करना चाहते थे। खैर, वो पुरानी बात हो गई। बट अब जो बात है, जैसे आपने अमेरिका और जापान को देखा, अमेरिका और साउथ कोरिया को देखा, किस तरीके से अमेरिका ने अपने बेसिस बनाए हुए हैं, अपने आर्मी बेसिस, एयर बेसिस, नेवल बेसिस बनाए हैं। अब अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान में भी नेवल बेस, एयर बेस बनाए, हमारे बेसिस का इस्तेमाल करें। हम उसके बेसिस का इस्तेमाल करेंगे, आपको अमेरिका में जाके नहीं करेंगे। जो इस रीजन में उनके बेसिस हैं, डिएगो गार्सिया से लेके और जगह जगह तमाम बेसिस हैं, हिंदुस्तान को भी इसका इस्तेमाल करने की बात आएगी। देखिए, अगर हम इसके जो स्मॉल प्रिंट्स को ध्यान से पढ़ के देखें, उसमें देखेंगे कि ऐसी चीज़ ना हो जो भारत के हित में नहीं है। उस चीज़ को देखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और ये बहुत ही अच्छी डील हो सकती है। पर इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी तरीके से हम अपने इंटरेस्ट को ना गवा दें। अमेरिका को लेके आ तो जाएंगे, पर क्या उनको उतनी फ्रीडम, उनको ऑपरेशन की फ्रीडम होगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या हमारी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी? क्या वो दिन दहाड़े जहां जिस टाइम भी अपने F-16 उड़ा के अफगानिस्तान, पाकिस्तान कहीं भी चले जाएं, क्या ये अलाउ करेंगे हम? ये जो दीज स्मॉल डिटेल्स, इसको वर्कआउट करना पड़ेगा। कई सवाल आपने एक्चुअली अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में रेज किए हैं प्रफुल्ल बख्शी। कमर आगा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखना और बनाने की कोशिश करना अब इस सरकार की प्राथमिकता रही है और हमने हाल ही में जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उसको देखा है। लेकिन इस समझौते के बाद, इस अग्रीमेंट के बाद आखिरकार चीन को क्या परेशानी हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तानी और चीनी मीडिया में क्या साफ तौर पर लिखा है, हम आपको बताएं कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए अमेरिका और भारत ने इस अग्रीमेंट को अंजाम दिया है। ऐसे स्टेटमेंट को हम कैसे ले? चीन को इससे क्या परेशानी हो सकती है? पहली बात तो ये कि इस क्षेत्र में चाइना बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं नजर आता।
उसकी वजह ये है कि जितने भी साउथ चाइना सी के 5 और 7 कंट्रीज़ जितने हैं वो सब से उसका डिस्प्यूट है, भारत से उसका डिस्प्यूट है, जापान उससे खुश नहीं है, साउथ कोरिया के भी रिलेशन संबंध उसके बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये कहना कि वो बहुत एक बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उनसे रिलेशंस बहुत डीप नहीं है, उनके ज़्यादातर रिलेशंस जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं या भारत के साथ हैं। तो उनका जो प्रिंसिपल अलाई है इस पूरे क्षेत्र में वो केवल पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी अब चाइना के साथ उसकी भी डील, हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन नज़र आते हैं दैन चाइना के साथ। और तो एक चंद देश हैं जहाँ पे उनका प्रभाव हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो भारत का प्रभाव है साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में। वियतनाम भी उनके साथ नहीं है और दूसरे देश जो है साउथ चाइना सी के सब उनसे काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट है, इनकर्शन बार बार हो रहा है, जो साउथ चाइना सी की एक्टिविटीज़ है उससे वो लोग बहुत परेशान हैं। तो भारत का के संबंध अगर देखा जाए तो पूरे इस क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में या सेंट्रल एशिया में जितने अच्छे हैं चाइना के नहीं है। इसी वजह से चाइना मुझको लगता है कि थोड़ा नर्वसनेस या दूसरी बात ये कि चाइना ये भी नहीं चाहता कि भारत से उसके अमेरिका से भारत के संबंध अच्छे हों। तो ये जब से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का सिलसिला शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से लगातार हमेशा चाइना की शिकायत रही है भारत और अमेरिकन संबंध में, इसलिए कि उसको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा बढ़ेगा अमेरिका के साथ, तो उनके इन्वेस्टमेंट इंडिया ज़्यादा आएंगे बनिस्बत चाइना जाने के, क्योंकि रिलेशन भी अमेरिका से उसके वो नहीं रहे जो आज से 10 साल। तो कह सकते हैं कि साउथ एशिया में जो चीन एक कह सकते हैं कि इन अ वे बादशाहत जो साबित करना चाहता है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके तहत। हाँ बिल्कुल, बादशाहत तो लफ्ज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये है कि वो जिस तरीके से उनकी कोशिश थी इंडिया को चारों तरफ से घेरने की और वो बना रहे थे गॉर्डर पोर्ट में डीप सी, फिर उसके बाद बांग्लादेश में भी चाह रहे थे और फिर उसके अलावा वो चाह रहे थे श्रीलंका में भी और फिर मालदीव में भी, जो उनकी कोशिशें थी उस तरह घेरने में, तो उनको यही रीज़न हो सकता है कि पीओके बलूचिस्तान में जब भारत की तरफ से पीएम मोदी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट जाते हैं उसमें चीन को तब भी प्रॉब्लम होती है कि आखिरकार वहां पर अगर काम रुक गया तो उनका जो इकोनॉमिक जो बन रहा है उसकी बहुत अपोजिशन पाकिस्तान में है। ये गिलगित बल्तिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नुकसान पहुंच सकता है। जी, ये जो इकोनॉमिक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहे हैं उसकी अपोजिशन वहीं खुद लोकल लोग वहाँ के कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में रोज़ाना डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। फिर उसके बाद गॉर्डर और जो बलूचिस्तान का एरिया है, जो बलूच हैं वो उसके बेहद ख़राब है, उनसे उनको लोकल लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वहाँ पे उनका एक बड़ी संख्या में बाहर से लोग लाके बसाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज़ भी आके बस गए हैं। फिर चाइनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने एक नए डिवीजन्स वहाँ पे आर्मी के लगाए हैं और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, वो भी पंजाब के या सिंध के पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंस के लोग लाके वहाँ पे सेटल किए जा रहे हैं। जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रही है उससे गिलगित बल्तिस्तान और फिर उसके अलावा बलूचिस्तान के लोग बहुत चिंतित हैं। उनकी वो माइनॉरिटी में होते नज़र आ रहे हैं। और ये बलूचिस्तान तो स्वयं एक देश है, पुराना देश है, ये हमेशा से पाकिस्तान में जाना भी नहीं चाहता था, इसको ज़बरदस्ती उस पर उन्होंने कब्जा किया है। अब वो लोग वहाँ पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ा हो गया। ये इसका एक एस्पेक्ट है, ये इसका डेफिनेटली एक एस्पेक्ट है, उसकी वजह से वो चिंतित है डेफिनेटली। अचल मल्होत्रा, आपसे भी मैं इनफैक्ट इसी पर आपके कमेंट जानना चाहूंगी। ये जो अग्रीमेंट नया, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इसलिए भी है क्योंकि ओबामा का लास्ट ये टेन्योर है, उसके बाद वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनेगी, नई सरकार है, जॉन केरी यहाँ पर आए हैं, मनोहर पर्रिकर वहाँ पर गए हैं। तो इस पूरी डील को, इस डिफेंस डील को आप लगता है कि आने वाले टाइम में इंडो यूएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये साबित हो सकता है? अचल जी देखिए, ये जो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज का एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये पिछले 8 या 10 साल से इस पर नेगोशिएशंस चल रही हैं। और इस एग्रीमेंट को लेकर भारत में कुछ जेन्युइन जो कंसर्न्स थे वो ये थे कि इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद भारत ये नहीं चाहता कि वो दुनिया की नज़रों में अमेरिका से जो है अमेरिका का अलाई, मिलिट्री अलाई की नज़र से देखा जाए। और इसमें भारत की जो कमिटमेंट है टू ज्वाइन पर फोर्स अमेरिकन्स इफ दे टेक एनी इनिशिएटिव इन दिस रीजन, तो उनको सपोर्ट करे या उनके साथ मिलके
जो है जॉइंटली पार्टिसिपेट करे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एग्रीमेंट जो फाइनली साइन हुआ है, तो हमारे पर्सपेक्टिव से इसमें जो एब्सेंस है, द एब्सेंस ऑफ टू एलिमेंट्स, एक तो ये है कि इसमें जॉइंट पेट्रोलिंग की बात नहीं करी गई है और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट बेसिस की बात नहीं करी है। तो मुझे लगता है कि ये दो एलिमेंट हमारे पर्सपेक्टिव से बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। अमेरिकन ऑफकोर्स उनकी ये कोशिश है कि इस रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडिया जो है उनके साथ मिलकर जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल अदा करने की पोजीशन में आ जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया बैलेंस करके इस एग्रीमेंट को हमने साइन किया है। इसको हमें एक वाइडर कैनवस पे देखना चाहिए और वो वाइडर कैनवस ये है कि जो अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया है, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो भारत का स्टेटस है आज की डेट में वो ऑलमोस्ट क्या बराबर ही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमेरिका के जो नेटो अलाइज जिस चीज के लिए एंटाइटल्ड होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट रिसर्च, इंडिया विल स्टैंड एट पार विद दैट। तो ये अपने आप में वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो है इस पूरी गेम, पूरा जो वो है इंडिया और यूएस की जो डिफेंस कोऑपरेशन है, जो बायर सेलर फ्रेमवर्क से बाहर निकलकर जॉइंट रिसर्च, जॉइंट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बढ़िया एग्रीमेंट उस नजर से देखा जाना चाहिए। एक स्टेप फॉरवर्ड है। और लॉजिस्टिक जिसमें वर्ड यूज किया, पारिकर साहब भी अगर आपने नोट किया और जो आपने भी हाईलाइट किया था, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर डाला है कि ये लॉजिस्टिक्स पे जो है इस पे एम्फेसिस रहेगा। इसमें क्या है कि इसमें जो रूटीन ब्यूरोक्रेसी है, जो रूटीन परमिशंस है, जो रूटीन वो सब चीजें कट शॉर्ट हो जाएंगी। ये कोऑपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आप ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी है, आपने रिफ्यूलिंग करनी है। ये एग्रीमेंट तो दो कंट्रीज के बीच में है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्योंकि भारत की नेबरिंग कंट्रीज में भी पड़ रहा है और एक रिलेशन साउथ एशिया में अगर रिलेशनशिप की बात करें, इसलिए हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं कि इसका जो आगे आने वाले टाइम में इम्पैक्ट क्या हो सकता है, भारत के बाकी कंट्री रिलेशन कैसे रह सकते हैं। अच्छा, आपके पास मैं आऊँ दोबारा, मैं उससे पहले इनफैक्ट एसडी मुनि जी के पास जाऊंगी। 4 बार मुलाकात हुई ओबामा और पीएम मोदी के बीच में, और जब से पीएम मोदी आए भी हैं, अमेरिका के साथ खास तौर पर रिलेशनशिप और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये एक बड़ा स्टेप, जैसा बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, इसका वेलकम स्टेप कहा गया है। ये सही दिशा में आपको लग रहा है कदम बढ़ रहा है, और आगे इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ये कि वाटरशेड एग्रीमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एग्रीमेंट को करने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए। अटल जी के वक्त में उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा नेचुरल एलाई है, और अब उसका नाम दिया गया, जैसे अभी कहा गया है कि मेजर डिफेंस पार्टनर है, तो एलाई लफ्ज़ वहाँ से हटाया गया है। जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट सपोर्ट का होता है, जो अमेरिका ने और बहुत देशों से किए हुए हैं, उसका हमने नाम भी बदल दिया है ताकि वो देखने में ऐसा लगे कि ये उससे अलग है, और उसमें फ़र्क भी है। बेस की भी बात नहीं है, उसमें फ़र्क भी है। लेकिन ये सिलसिला अटल जी के वक्त से चल रहा है, जिसने थोड़ा तूल पकड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह के यूपीए के ज़माने में भी। लेकिन एक झिझक भारत को रही कि दुनिया हमको किस नज़र से देखेगा, एक बात, और दूसरी बात कि जो अमेरिका की गतिविधियां हैं, क्या हम उसको ठीक से संचालित कर पाएंगे। और उस हेजिटेशन की वजह से हम लोग इस एग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहे थे। तो अब जो आपने कहा कि जो मोदी जी और ओबामा का एक रेपो एस्टेब्लिश हुआ है, उससे ये वाटरशेड एग्रीमेंट में जो हेजिटेशंस पहले थी, एक तरह से उनको ड्रॉप किया गया है, अलग रख दिया गया है। हालांकि कॉस्मेटिक चेंजेस ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके एलाई नहीं हैं। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे चीन है। देखिए, अब एग्रीमेंट तो हमने आज किया है, लेकिन 211-212 में जब पेनेटा यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हमारी स्ट्रेटजी में, एशिया की स्ट्रेटजी में लिंचपिन है सबसे बड़ी, और जो अमेरिका की रीबैलेंसिंग की स्ट्रेटजी है, उसको लेकर अमेरिका बराबर कोशिश कर रहा है कि भारत उनके साथ रहे, उनसे हाथ मिलाए, उससे डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाए। हम ये कह रहे हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन एक तरफा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा एम्फेसिस है जॉइंट प्रोडक्शन पे और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स पे। हम सिर्फ खरीदारी नहीं करना चाहते हैं। और अगर इस एग्रीमेंट के साथ साथ आपने कहा आगे क्या होगा,
अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज़्यादा फ्री होता है, खाली बेचना खरीदना नहीं, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ज़्यादा फ्री होता है, अगर मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, उसमें डिफेंस प्रोडक्शन भी एक मेजर हिस्सा उभर कर आएगा और उसमें अमेरिका का कितना इन्वेस्टमेंट होता है, उनकी कंपनियां कहाँ तक की टेक्नोलॉजी हमको दे सकती है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि हमारी डिफेंस रिलेशनशिप कितनी आगे स्ट्रांग हो सकती है। और उस पर भी फर्क पड़ेगा कि चीन क्या कर रहा है। देखिए, ये चीन के संबंध अच्छे हैं, लेकिन चीन इन सभी सुविधाओं को जो पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, उनको मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जो पोर्ट्स को डेवलप किए हैं वहाँ पर सबमरीन्स वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक साफ एम्फेसिस है, प्रेसिडेंट सी ने कहा है कि हम चीन को मैरीटाइम पावर बनाएंगे, और अगर मैरीटाइम पावर बनाएंगे तो अमेरिका पे तो उसका असर हो ही रहा है, हिंदुस्तान पे भी उसका असर होगा। और यही वजह है कि दोनों देशों ने एक साथ संबंधों को डिफेंस के मामले में सुधारने की कोशिश